माता की मित्रों, आज मंगल की बात करते हैं। मंगल देव कौन कौन से सामानों के कामों के कारक है। जब हम लोग मंगल को देखें अपनी जन्मपत्री में, तो वो हमको क्या दे सकते हैं। किसी भी जातक को किसी का मंगल अच्छा है बुरा है, वो एक बाद का चीज़ है। वो जन्मपत्री देखने के बाद में डिसाइड होगा। ऊंच है, नीच है, मूल त्रिकोण है, स्वक्षेत्री है, कौन से भाव में बैठा है, वो सब चीज़ों का देखने के पहले अगर हम लोगों को ये पता चले कि मंगल हम लोगों का अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो देता क्या है, कौन कौन से समान या कौन से योग, योग मतलब बोले तो क्या होगा जब मंगल हम लोगों का अच्छा या बुरा होगा, तो हम लोगों के साथ कैसी घटनाएं हो सकती है, किस क्षेत्र में हम लोगों का भाग्य उदय या हम लोगों को हानि होने की संभावना है। तो मंगल के विषय में जैसा आप जानते भी हैं कि बल का प्रतिनिधित्व है। अपने शरीर में जो बल है, मतलब हार्ड मास की वजह से, और जिसको मसल्स हम लोग बोलते हैं, उनकी वजह से शारीरिक बल, जो फिजिकल फिटनेस जिनको बोला जाता है, उनका कारक मंगल है। जब भी हम लोग किसी अच्छे ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी फिजिकल फिटनेस बहुत स्ट्रांग है और वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, योगाभ्यास करता है, तो उसका भी कारक मंगल है। जिस आदमी का मंगल अच्छा है और वो एक्सरसाइज वगैरह योग वगैरह करता है, तो उसका मंगल फिर और अच्छा बनता है। और जिसका मंगल अच्छा नहीं है, नीच राशि में बैठ सकता है, गलत भावों में बैठ सकता है, उसके बावजूद वो अगर फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो मंगल उसको इतना कुप्रभाव नहीं देता है, चाहे वो योग कारक हो चाहे ना हो। मंगल के विषय में विशेष कुंडली में देखने का कारण ये है कि हम लोगों को जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, क्या है कि सूर्य के जितने नज़दीक जो ग्रह रहते हैं वो आपको तुरंत निर्णय देते हैं। और मंगल क्रोध के ऊपर नियंत्रण या अनियंत्रित क्रोध का कारक भी मंगल ही होता है। जब किसी को क्रोध आता है, तो मंगल को देख के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्रोध कौन से लेवल तक जा सकता है, या इसका क्रोध को ये अपने कंट्रोल में कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। जितने भी लड़ाई झगड़े फसाद मारपीट, ये सब का कारक मंगल है, चाहे वो समूह में हो और चाहे वो आपके अकेले के साथ हो। समूह में भी अगर होता है, तो जो लोग कर रहे हैं उनका भी मंगल कहीं न कहीं प्रभावी होगा ही होगा। और जो चीज कर रहे हैं, लड़ाई हो झगड़ा हो जिसमें खून भी एक दूसरे का निकल सकता है या बह सकता है, तो वो सबका कारक भी मंगल है। वो कहाँ शांत होगा? अगर इसको प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, भाई ऐसा ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जनरली क्या होता है, लड़ाई झगड़ा कुछ देर के लिए होता है और वो शांत होता है, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक। तो जब उसका शुरुआत हुआ, उस समय की अगर प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम लोग मंगल को देखें या उससे कनेक्टेड नक्षत्र को देखें, उस समय के लगन को देखें, तो हम लोग उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये अब कहाँ जाके ख़त्म होगा और इससे और क्या क्या अनिष्ट हो सकता है। मंगल को विषय में कुछ विशेष जानकारी हम लोग अगर अपने बच्चों के ऊपर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत गुस्सेल होते हैं, तो छोटे बच्चों के ऊपर खासकर 20 अप टू 20 साल तक कुछ विशेष इफेक्ट बच्चों पे होता है, 20-25 साल तक। और वो मंगल, वो इफेक्ट उसको डाउनग्रेड करके जाएगा या अपग्रेड करके जाएगा, वो जन्म कुंडली देखने के बाद में डिसाइड होता है। क्योंकि बच्चों का फाउंडेशन बनाने में शुरुआत से
सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन सब को कम और बेसी संस्कारों के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा माँ बाप बच्चों को अपने हिसाब से चला के उन सब में नियंत्रण भी करवा सकता है। बोलते हैं ना कि प्रारब्ध में जो लिख दिया वो नहीं मिटता है। सही बात है, नहीं मिटता है। लेकिन माँ बाप का नियंत्रण अगर हो बच्चों के ऊपर तो बहुत कुछ मिटता है। अगर माँ बाप से नियंत्रित बच्चे हैं और माँ बाप को पता है कि इसके साथ ऐसे ऐसे योग है और मेरे को ऐसे इसको ट्रीट करना है, इस तरह से इसको संस्कार देना है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। प्रारब्ध भी चेंज होता है। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है। और मैं कोई प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। आप वेद पुराण अगर पढ़ते हैं, गीता भागवत भी अगर पढ़ते हैं, तो उनमें भी बहुत सी जगह ऐसे ऐसे कथा या ऐसी ऐसी कहानियाँ आती है जिनके द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि प्रारब्ध भी चेंज होता है। हाँ, जो स्थिर प्रारब्ध है कि आपका जन्म कब होगा, आपकी शादी कब होगी, आपकी मृत्यु कब होगी, इस कलयुग में उसको नियंत्रण करना मुश्किल है। लेकिन जो चर कारक है, जो आज होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, उन सबको नियंत्रण में लिया जा सकता है। मंगल की वजह से आपको एक्सीडेंट होगा, बात सही है। लिख तो दिया एक्सीडेंट होगा, क्या चीज से होगा, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक्सीडेंट भी हो गया और आपको कुछ हुआ भी नहीं, तो वो सब पे नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। मंगल के कारतत्व की जब बातें चलती है तो बहुत कुछ है मंगल को समझने के लिए। शायद मैं पूरे दिन भी वीडियो बनाऊं तो सब छोटा ही रहेगा। ग्रहों के जो तत्व है उनको समझने के लिए आपको खुद को अभ्यास से पहले खुद के ऊपर डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी कि आपके खुद के अंदर उसका तत्व कितना है। ग्रहों की रश्मियाँ होती है, हर ग्रह की होती है। और सूर्य और चंद्रमा के विषय में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको। 2 वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, या 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे आपके पास, या पहुँच गए होंगे। तो वो सब अगर आपकी जन्मपत्री में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वर्गोत्तम है, तो बाकी ग्रहों को वो नियंत्रण में ले सकते हैं। ये बात मैंने उस वीडियो में बोली थी और ये हकीकत है। अगर वो वर्गोत्तम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं आपका जन्मपत्री में मंगल स्ट्रॉन्ग कन्फर्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में मैंने देखा है कि जिनका सूर्य थोड़ा वीक होता है उनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, और जिनका शुक्र थोड़ा वीक होता है उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक नेचुरल तत्वों का बैलेंस बना के भगवान इंसान को भेजता है कि अगर इसके पास ये नहीं है तो कम से कम ये तो होना चाहिए, नहीं तो ये अपना जीवन यापन या सुचारू रूप से अपने जीवन को, अपने शरीर को कैसे चलाएगा। अब अगर आप आत्मबली नहीं है, जो कि सूर्य की वजह से मिलता है, तो फिजिकल बली होना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे इंसान। तो ग्रहों को समझने के लिए ये सब थिंकिंग अपने ऊपर, अपने अंदर आपको खुद को लानी पड़ेगी और उसको उस हिसाब से ही समझना पड़ेगा। आप एक बार उसको इस तरह से भूल जाइए कि ये देवता है, ये भगवान है। आप उनको इस तरह से समझिए, वो भगवान है, वो वहाँ है, लेकिन आपके अंदर उसकी रश्मियाँ हैं, उनका बल है, उनका तेज है, वो हर जीव के अंदर है। और यहाँ तक कि जड़ चेतन तक है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस प्लेस में रहते हैं, वो रश्मियाँ उस प्लेस पर भी पड़ती है, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी पर उसकी रश्मि पड़ती है तो उस प्लेस पे भी पड़ती है। तो उसका भी जैसे अपना जन्म मृत्यु निर्धारित है, उस प्लेस का भी है। गीता में साक्षात भगवान ने बोला ही है ये बात कि कोई भी चीज, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, निर्जीव हो, स्थिर नहीं है, सब गतिमान है।
और समय के साथ बनती है और बिगड़ती है। सृष्टि का अंत हो, सृष्टि का मध्य हो या शुरुआत हो, हर चीज गतिमान है। किसी का स्थायी स्थिर तत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, कुछ भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है तो पृथ्वी पे भी नहीं है। सब चीज गोचर कर रही है। तो मंगल के बारे में हम लोग उसके कार तत्व की बात करते हैं। सूरता भूमि बल शस्त्र धारण करना युद्ध के लिए। तो आज के समय में हम लोग सेना के विषय में बोल सकते हैं ये बात। चोरी होती है, या इंसान बचपन में बहुत से बच्चों को हम लोग देखते हैं, या हो सकता है शायद हम लोग भी किए हुए हों, कि टोपी के लिए 2 रुपये पिताजी की जेब से ले लिया, या माता का कोई पर्स है तो उससे निकाल लिया। तो ये सब का कारण भी वो भूलवश होती है। उस समय में 12 साल के बच्चे तक उसको ये पता नहीं रहता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। वो धीरे धीरे डेवलप होती है वो चीज़ संस्कारों के द्वारा। लेकिन ये जो चोरी वाली आदत है, ये मंगल की वजह से आपको बचपन में ही आती है, दूर हो जाती है। जब पता चलता है कि नहीं ये गलत आदत है तो धीरे धीरे इंसान दूर कर लेता है उसको। लेकिन वही चीज़ अगर संस्कारों के द्वारा परिपक्व हो गई, सपोज अपने घर में माहौल ही ऐसा ही है, तो फिर उनका वो चीज़ बढ़ते जाती है। तो चोरी की प्रवृत्ति भी मंगल के द्वारा ही आती है। शत्रु, विरोध, उदारता, मतलब किसी को माफ कर देना, गलती को क्षमा कर देना। लाल रंग की चाह, या लाल रंग अच्छा लगे। बाघ का स्वामी, जिनका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, तो जाहिर है उनको भूमि वगैरह का सुख मिलेगा तो वो बागवानी भी करेंगे। पशु, राजा, मूर्खता, यह भी मंगल का कारतत्व है। विदेश गमन, पालने वाला, बहुत से इंसानों को पालने वाला, जानवरों को पालने वाला। मौखिक झगड़ा, जैसे बोलने में जो झगड़ा होता है, और फिजिकल झगड़ा, दोनों। झगड़ा जिस भी चीज़ का हो, चाहे आप सोशल मीडिया में करो, चाहे आप फिजिकली करो, चाहे आमने सामने बातों से करो, सब झगड़े का कारक मंगल ही होता है। गर्मी, पित्त, आपको कोई भी बीमारी होगी तो उसमें पित्त जो आपके शरीर में बनते हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान जरूर रहेगा। छोटा कद का मतलब ये नहीं है कि एकदम 4 फुट 3 फुट। छोटा कद मतलब अननेसेसरी लंबा नहीं होना। 5.5 से 6 के बीच में जो नॉर्मली हम लोग रहते हैं, या 5 से 6 के बीच में। तलवार, भाला, ये पुराने ज़माने के जो शस्त्र हैं, तो आज के ज़माने में तो ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। तो जब हम लोग कारतत्व की बात करते हैं तो प्रेजेंट के ज़माने में देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको हम लोग कैसे उस पर लगाएंगे। तो आज के ज़माने में जो आधुनिक हथियार है उन पे लगाइए इनको। मतलब खाली केवल हथियारों से, और मंगल वो सब का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो हथियार छोटे हो चाहे बड़े हो। किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त होना, क्षतिग्रस्त मतलब एक्सीडेंटली किसी अंग के साथ कोई चोट लगना, या बाई बर्थ किसी का कोई अंग ही पहले से ही क्षतिग्रस्त है, वो सब का कारक भी मंगल है। मिट्टी से बने वस्तु, और गणेश जी का जप। किसी इंसान को आप देखते हैं गणेश जी का पूजा वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे फिर वो इष्ट में ही परिवर्तन हो जाता है, और हमेशा वो फिर गणेश जी की आराधना करता है, तो उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। दूसरों का दोष निकालने की प्रवृत्ति भी मंगल प्रधान इंसानों में होती है। शत्रु पर विजय। खाने में तिक्त स्वाद मतलब तीखा, मतलब थोड़ा तीता, जिसको हम लोग बोलते हैं ना खारा, वैसा कुछ स्वाद अच्छा लगता है मंगल प्रधान इंसानों में। शत्रु का बल, गंभीरता, पौरुष, कुल्हाड़ा, वनाचारी, मतलब वनाचारी ग्रामों का अध्यक्ष, मतलब जंगली, जिनको हम लोग बोल सकते हैं। जो पुरानी सभ्यताएं आज भी हम लोगों के ऐसे देशों में, देश में या बाकी देशों में भी ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब स्थायी कर रखा है कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी जाके नहीं बस सकता। तो वो पुरानी बस्तियाँ हैं, पुराने ज़माने के उसी लेवल से वो लोग रह रहे हैं,
और उसी हिसाब से अपना खान पान रहन सहन, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं चाहती उनको डिस्टर्ब करना, तो उन सब का प्रधान, जला हुआ स्थान, अच्छा भोजन, धन, विद्या में दक्ष, काम क्रोध, दूसरों को बदनाम करना, सेनाधीश, जंगली जानवरों का प्रबंधक, हट्टी, खेत, दंडाधिकारी, ग्रह, वाणी, चित्त की चंचलता, वाहन पर चढ़ना, रक्त का सूख जाना, यह सब भी मंगल की वजह से ही होता है। आपका मंगल अगर बहुत अच्छा है और गोचर में कोई वजह से खराब आ गया और उसी समय आपकी कोई दशा महादशा भी खराब आ रही, तो उस समय मंगल की वजह से आपके शरीर के अंदर रक्त की थोड़ी कमी हो सकती है। साधारण आंख से देखने पर रात्रि मंगल को लाल रंग आपको मंगल ग्रह का दिखाई देता है, साधारण आंख से देखने पर, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आपकी दृष्टि बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। लाल रंग का लक्षण शास्त्रानुसार मंगल का बताया गया है और लाल रंग से कनेक्टेड गुण दोष का भी वही परिचायक है मंगल ग्रह। प्रत्येक कार्य जो लाल रंग के अधीन आते हैं, चाहे अग्नि हो, चाहे लाल रंग से हम लोग स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, ये सब मंगल के अधीन है। अग्नि से जैसे बिजली है, रेडियो है, भट्टी आदि है। ज्योतिष शास्त्र में इन सब का कारक मंगल को बताया गया। अब सेना के विभाग से संबंध अगर मंगल का है तो उससे कनेक्टेड केवल जो ट्रूप है या सेनाधिकारी है वो ही नहीं, सेना से कनेक्टेड जितने भी हथियार हैं, उनकी भूमि है, छावनी है, मतलब ऑल सेना का इक्विपमेंट और पूरी सेना, उनमें रहने वाले, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हों या उनसे कनेक्टेड, जैसे आप सेना को कोई चीज़ का सप्लाई कर रहे हैं, डिफेंस से आप कनेक्ट हैं, चाहे आप सिविल में ही रह रहे हो, तब भी उसका कारक मंगल होगा। और आग लगना, हम लोग देखते हैं ना कि अग्निशमन विभाग है हम लोगों का, हर देशों में है, तो जब आग लगती है तो वो लोग बुझाने के लिए जाते हैं, तो आग और बुझाने वाला, ये दोनों का कारक मंगल है। मंगल से घनिष्ठ जो तालिका में छूट जाते हैं, मतलब जो हम लोग अभी बोल रहे थे उसके बारे में बताया गया है कि जो भी बातें हम लोग इस समय में किया है या उसके बारे में किया है और उसको डीपली जो समझा सकता है, और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है और आप भी उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं और उसमें आपकी विजय प्राप्त होती है, तो वो सब तर्क जो होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, जो आजकल बड़े बड़े डिप्लोमा पढ़ाई होती है, एजुकेशन वगैरह में भी 10-20 बच्चों को बैठा के एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि देखते हैं कौन से का इस सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन आता है या प्रिडिक्शन अच्छा आता है या वो बोलने में कैसा है। तो वो जो तर्क शक्ति है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, उसका कारक भी मंगल है। तर्क शक्ति और पंचम भाव से दृष्टि, ये दोनों चीज़ें जब स्ट्रोंग होती है आदमी की, तो फिर वो उसके ज्ञान को या उस चीज़ के द्वारा उसकी प्रोग्रेस को रोकना बहुत मुश्किल है। तो मंगल जनरली, मंगल और सूर्य और चंद्रमा, देखिए किसी का भी कुंडली हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, हम लोग पुराणों में भी पढ़ते हैं कि सातों सुख कभी किसी को नहीं मिलता। अब वो सातों सुख से हम लोग अगर ज्योतिष शास्त्र को कनेक्ट करें, ज्योतिष शास्त्र में मेन ग्रह 7 ही बताएंगे, 2 ग्रहों को छाया ग्रह बताया गया है, तो सातों सुख भी उसी से कनेक्ट है। आप इसको थोड़ा डीपली समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में 7 लोक बताए गए, शादी विवाह में 7 वचन भरवाए जाते हैं, तो बहुत कुछ कनेक्ट होता है ज्योतिष से भी। पुराणों की जब बात करते हैं तो सब जगह कोई न कोई पाठ में, 1-2 बात, तीसरे पाठ, चौथे पाठ, जब भी हम कोई वेद पढ़ते हैं तो उनमें कनेक्ट हो जाता है आके ज्योतिष से वो चीज़। आप
वेदों में पढ़ लो, पुराणों में पढ़ लो, हर जगह आपको नक्षत्रों की बातें मिलेगी। इस नक्षत्र में ये करना चाहिए, या उस नक्षत्र में, जैसे महाभारत कालीन युद्ध जब शुरू हुआ था, तो जिस दिन शुरू करना था उस दिन भी ये बात हुई थी कि उस दिन उस नक्षत्र में युद्ध शुरू करना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप अगर चिंतन मनन करें, आप उन चीज़ों को समझे, उन ग्रहों को समझे, मतलब जन्मपत्री, प्रिडिक्शन, भाव, राशि, कालपुरुष कुंडली, उसके पहले हम लोग अगर जिनकी वजह से ये सब होता है, चाहे वो ग्रह हो और चाहे नक्षत्र हो, अगर उनको पूरी तरह समझ लें तो फिर बाकी चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बात कर रहे हैं, उनमें भी ग्रहों का योगदान रहता है। कि आज मैं यहाँ बैठ के आपको बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मंगल का भी योगदान है और गुरु का भी योगदान है। और सूर्य ठीक हुए बगैर बोल ही नहीं सकता आदमी। ये सब बातों के विषय में वो सोचता ही नहीं। और सोशल मीडिया के द्वारा जब एक बात दूसरे आदमी के पास पहुंचती है तो फिर बुध और चंद्रमा और राहु सब ठीक होने पड़ेंगे, तब आपके पास पहुंचेंगी। और आपके अगर वो ग्रह ठीक नहीं है तो आप इस विद्या में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप नहीं सुनेंगे, आप दूसरी लाइन की चीज़ें सुनेंगे। तो सब कुछ डिपेंड है ग्रहों के ऊपर, और ग्रह डिपेंड है आपके संस्कारों के ऊपर। कोई भी ग्रह जब खराब फल देने जाता है, आपके प्रारब्ध का भोग जब आपको प्रदान करने जाता है, तब उसके मन में ये नहीं रहता कि आपने उस समय ये बुरा किया था इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। वो उस समय मजबूर होता है वो रश्मि उस चीज़ पे डालने के लिए। वो आपके ऊपर ही नहीं डाल रहा है, वो सब पे डाल रहा है। लेकिन हम लोगों का जो घट है, जो बॉडी है, वो ऐसे बेस पे बना है बचपन से, ऐसा हम लोगों को प्रारब्ध मिला है कि हम लोगों को मंगल का रश्मि जितना हम लोगों का फाउंडेशन है उसके हिसाब से हम लोगों को मिलेगा। मंगल का रश्मि कम और बेसी नहीं पड़ रहा है पृथ्वी पे, ना आप पे कम और बेसी पड़ रहा है, वो सब पे समान पड़ रहा है। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह समान पड़ रही है। आप 10 आदमी सूर्य के सामने खड़े हो जाओ और 10 का फिर मेडिकल चेकअप करवा लो आप, तो सबके ऊपर वो रश्मि जो पावर मिला है बॉडी को, वो सेम नहीं मिलेगा। उसका कारण यही है, हर आदमी की बॉडी उतनी प्रिपेयर होती है जितनी की उसको ज़रूरत है। कि आज मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि मैं कोई भी ग्रह की 10% एनर्जी ग्रहण कर लूँ, तो फिर मेरे को 10% एनर्जी आएगी कहाँ से। एक नॉर्मल थिंकिंग है, हम लोगों को फूड सप्लीमेंट दिया जाता है या ताकत की कोई दवाई दी जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, हम लोग बोलते हैं सर कितना दिन खानी है, तो वो बोलता है महीना भर खाओ। वो सर कहीं ये इंग्रेडिएंट हम लोगों के शरीर में ज़्यादा जमा होकर कोई नुकसान तो नहीं करेगा। तो डॉक्टर हम लोगों को बोलता है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है या जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही रहेगा, बाकी जो बच जाएगा वो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ग्रहों के जो पावर है, ग्रहों की जो रोशनी है, वो भी वैसे ही है। हर आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर आदमी का कैपेसिटी स्ट्रक्चर अलग होता है। कि हो सकता है मेरे को सूर्य की रोशनी या सूर्य का पावर ग्रहण करने की क्षमता मेरी बॉडी में 20% हो, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे वाले की बॉडी में उतनी ही होगी। उसमें 30% भी हो सकती है और उसमें ओनली 5% भी हो सकती है। अब ओनली 5% वाले की जब हम लोग बात करते हैं, तब उस समय उसको जो प्रारब्ध के हिसाब से जो ग्रहों का भोग मिला, वो वैसा ही स्ट्रक्चर उसको दिया गया, प्रदान हुआ है। यहाँ पे बात आती है संस्कारों की। अगर उस समय बचपन में उस बच्चे को संस्कारित किया जाए, अच्छी आदतें डाली जाए या अच्छे लोगों की संगत में रखा जाए,
मैक्सिमम उसको रखा जाए जिसका पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई हो, जिस भी इंसान का या जिस भी जीव का, उसके साथ रखा जाए। थोड़ा बहुत वेद पुराणों का या संस्कृत का भी अध्ययन करवाया जाए, या फिर धार्मिक ग्रंथों का, चाहे हिंदी भाषा में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ग्रो होता है उस रश्मि को धारण करने के लिए। ये प्रैक्टिकल भी है। और ये जब श्लोकों की व्याख्या की जाती है संस्कृत के जो वेद पुराणों के हैं, उनमें भी अच्छे अच्छे व्याख्याकारों ने इसके बारे में टिप्पणियां भी की कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है और किसी ग्रह से कनेक्टेड आपको ऊर्जा कम मिल सकती है। आप अगर हम लोग उसको अध्यात्म का लाइन में लेके जाएं और आज का मॉडर्न साइंस से अगर हम लोग उसको तुलना करें, तो मॉडर्न साइंस भी ये बात साफ साफ बोलता है। वो आप यूट्यूब में सुन लो, चाहे आप गूगल सर्च कर लो, वो भी ये बात बोलता है कि आपके मस्तिष्क का 100% हिस्से में से मैक्सिमम 2 या 3% हिस्सा ही एक्टिव होता है। और साइंस लगा हुआ है कि बाकी का जो हिस्सा है वो क्या काम आता है। बहुत कुछ खोज कर रहा है और कर भी लेगा आने वाले समय में। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर हम लोगों का 100% हिस्से में से हम लोग 2 या 3% यूज कर रहे हैं, तो बाकी का जो 97 या 98% हिस्सा है वो क्या यूजलेस है? वो यूजलेस नहीं है। उसको जागृत करने की विधि, उसको एक्टिव करने की विधि मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। हम लोगों के ऋषि मुनियों ने खोजी थी वो विधि, और उनको जन्म दिया था उस समय मुहूर्तों का, संस्कारों का, वेद पाठ का, या फिर जप तप ध्यान का, योगों का, योगाभ्यास का। आपने देखा होगा, हम लोग कुंभ में देखते हैं बहुत से हठ योगी आते हैं जो ऐसे ऐसे आसन पे खड़े रहते हैं, मतलब 10-10, 5-5, 20-20 घंटा, कि जिस आसन को हम लोग तो कल्पना में भी नहीं सोच सकते, करना तो दूर की बात है। तो वो हठ योग है। वो हठ योग से क्या होता है, आपके शरीर की वो नसें एक्टिव होती है जिन नसों को हो सकता है मेडिकल साइंस भी अभी तक खोज ही नहीं सका है। आप क्या सोचते हैं, हिप्नोटाइज मेडिकल साइंस के द्वारा आज किया जाता है, या टेलीपैथी जो आजकल हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के साथ वीडियो चैट होती है, तो इनका आविष्कार क्या ऐसे ही हो गया क्या? कोई भी आविष्कार करने के लिए कुछ तो क्लू मिलना पड़ेगा ना। वो क्लू है हम लोगों को भारतीय वेद। आप मानो इस बात को, नहीं मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई कभी चेंज नहीं हो सकता। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया पौराणिक ज्ञान हम लोगों के भारतीय ज्ञान के अलावा कोई भी धर्म में या और कोई जगह में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब, या मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि अगर हम लोग किसी भी ग्रह या नक्षत्र के पूरी तरह समझ ले, तो बाकी चीज़ों को समझना फिर बहुत आसान होता है। कि आपका मंगल लगन में बैठा है तो वो आपको क्या देगा। तो मंगल सबसे पहले देगा कि वो जो जो चीज़ों के कारक है वो चीज़ आपको देगा। और फिर लगन क्या चीज़ के लिए है, लगन आप खुद है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। मंगल क्या चीज़ का कारक है, झगड़े का, गुस्से का, बुद्धि का, बल का। तो आपको बल देगा, आपको मसल्स देगा, आपको फिजिकल फिटनेस देगा। और जब बल, मसल्स, फिजिकल फिटनेस आएगी और से आपका चंद्रमा वीक है या सूर्य वीक है, तो फिर झगड़ा करने में आप आगे हो जाएंगे। और उस समय अगर आपका चंद्रमा भी अच्छा है तो फिर धैर्य मिलेगा। और मंगल और चंद्रमा का संयोग ऐसा होगा कि उसी बल को धैर्य में कन्वर्ट करके आप बहुत ऊपर उठेंगे। इस तरह से हम लोगों को ग्रहों को या उनकी रश्मियों को समझना पड़ेगा। तो आशा है मित्रों मेरी बातें समझ में आई होगी। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है। पाठ से संबंधित कोई दिक्कत हो, जनरली हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, तो आप
कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। और अगर अच्छा लगे, समझ में भी आए, तो रिक्वेस्ट इतनी है, इस ज्ञान को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, चाहे बोल के, चाहे वीडियो को शेयर करके, जैसी आपकी मर्जी। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।